Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 7 Urban Administration, and in this part we will discuss VAT. VAT is known as value added tax. It is an indirect tax charged by sellers of goods and service providers. ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि विक्रेताओं के द्वारा यानी कि सेलर्स के द्वारा, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज माल और सेवाएं जो देते हैं उनके द्वारा चार्ज किया जाता है। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड टैक्स। You would notice a VAT percentage of 2% to 10% on menu cards. आप सभी ने ये देखा होगा कि जो VAT परसेंटेज है, जैसे कि 2% to 10%, ये मेन्यू कार्ड्स के ऊपर होती है इन रेस्टोरेंट्स और ऑन रिसिप्ट्स ऑफ मार्केट शॉपिंग। और जब आप मार्केट जाते हैं, कुछ चीज़ आप खरीद कर लेकर आते हैं, शॉपिंग करके लेके आते हैं, तो उन पे जो रिसिप्ट होती हैं उन पर भी 2% to 10% का वैट परसेंटेज रहता है। ओनर्स ऑफ होम्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स। जितने भी घरों के मालिक होते हैं, दुकानों के मालिक होते हैं और ऑफिसेस के मालिक होते हैं, उनको एक प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स इज़ टेकन फ्रॉम रेजिडेंट्स। और वाटर यानी कि पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली से संबंधित जो भी टैक्स है वो जो निवासी होते हैं उनसे लिया जाता है। थिएटर टैक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स। जो थिएटर टैक्स है वो एंटरटेनमेंट टैक्स का ही क्या है? उदाहरण है। You pay this tax when you go to watch a movie in a theater or a multiplex. आप क्या करते हैं? आप ये टैक्स कब पे करते हैं, कब देते हैं? जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं इन अ थिएटर के अंदर या फिर मल्टीप्लेक्स में, तब आपको ये टैक्स देना पड़ता है। एंड दिस टैक्स इज़ नोन एज एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स इज़ ऑल्सो levied when you visit a fair, exhibition or amusement park. एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो थोपा जाता है जब भी आप किसी मेले में विज़िट करते हैं, किसी नुमाइश में जाते हैं या फिर अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाते हैं, तब आप पर एंटरटेनमेंट टैक्स थोपा जाता है। टोल टैक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्ट्रॉय टैक्स। जो टोल टैक्स है ये भी एक तरीके का क्या है? ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है। ऑक्ट्रॉय टैक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की अ टैक्स ऑन वेरियस गुड्स ब्रॉट इनटू अ टाउन इज़ नोन एज ऑक्ट्रॉय टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कि बहुत सारे गुड्स पर लगता है जो कि किसी भी कस्बे में लेकर के आए जाते हैं। तो उन पर जो भी टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स है? ऑक्ट्रॉय टैक्स। इट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम व्हीकल्स कमिंग इनटू द सिटी। और ये व्हीकल्स यानी वाहनों के ऊपर लगता है जो कि शहरों में आते हैं। तो शहरों में आने वाले वाहनों पर कौन सा टैक्स लगता है? ऑक्ट्रॉय टैक्स। अब आ जाते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पर। इसको जीएसटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, 2014। इसमें क्या है कि ये वाला जो टैक्स है, ये इसका एक बिल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd अमेंडमेंट बिल के अंदर लिखा हुआ है। 2014 में ये लिखा गया। विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। और ये इसको भारत में कब अंजाम दिया गया? भारत के अंदर इसको 1 अप्रैल 2017 में इसको अंजाम दिया गया।
दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। और ये क्या है, एक विस्तारपूर्ण इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि उत्पादन, बिक्री और सेवन, इन तीनों चीज़ों पर लगता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल और सेवाओं में, जो कि पूरे भारत के अंदर आते हैं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया आते हैं, उनका मैन्युफैक्चर, उनका सेल और उनके कंजप्शन पर कौन सा टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर लेते हैं हम, एक केस स्टडी है, इसमें दे रखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तो हमारा होता है एसजीएसटी, एक होता है हमारा आईजीएसटी। तो जो स्टेट है वो कौन सा टैक्स थोपती है, एसजीएसटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसका क्या फंक्शन है और ये किस पे लगता है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हैं जिनकी आपूर्ति स्टेट के अंदर होती है, राज्यों के अंदर होती है, उन पर ये टैक्स लगता है। वाइल सेंटर लाइव इज आईजीएसटी, लेकिन जो केंद्र होता है वो कौन सा टैक्स थोपता है, आईजीएसटी यानी कि इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है दैट इज़ यूज्ड फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो राज्यों के अंतर्गत जो टैक्स लगता है जितनी भी सर्विसेज पर, वो कौन सा है, एसजीएसटी। और ये इंटरनेशनल यानी कि इंडिया के बाहर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उन पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है, आईजीएसटी। सो अ सर्विस में बी कंज्यूम्ड इन मल्टीपल स्टेट्स, इसीलिए जो कोई भी सेवा है उसको ग्रहण किया जाता है इन मल्टीपल स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में। बट द टैक्स रेवेन्यू इज़ फॉर द स्टेट, लेकिन जो टैक्स होता है उसका जो राजस्व है वो केवल राज्य के लिए होता है, वेयर द टैक्स पेयर इज़ रजिस्टर्ड और हिज ऑफिस इज़ लोकेटेड। जो टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्स पेयर। तो जहाँ पर भी वो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, वो क्या देता है, टैक्स रेवेन्यू देता है स्टेट को। और या फिर जहाँ पर उसका ऑफिस, टैक्स पेयर का ऑफिस जहाँ पर लोकेटेड होता है, वहाँ से भी जो ये टैक्स रेवेन्यू है वो उस टैक्स पेयर से लिया जाता है। एक कंपनी लोकेटेड इन मुंबई एडवर्टाइजेज इट्स प्रोडक्ट्स इन द पटना एडिशन ऑफ अ न्यूज़पेपर। एक कंपनी है जो कि मुंबई के अंदर है और उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करा, कहाँ पर, इन द पटना एडिशन ऑफ अ न्यूज़पेपर। जो पटना में न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर उसने अपने प्रोडक्ट्स का, मुंबई की जो कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट्स का क्या करा, एडवर्टाइजमेंट किया, उसका विज्ञापन किया, विच हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। लेकिन जो मुंबई की जो कंपनी थी उसका जो ऑफिस था वो कहाँ पर रजिस्टर्ड था, दिल्ली में। इन दिस केस द सर्विस इज़ बीइंग फाइनली कंज्यूम्ड इन बिहार। और इस केस में क्या होगा कि जो सेवा है उसका जो सेवन है वो बिहार में किया जाएगा। हाउएवर एज अ टैक्स पेयर ऑफ सर्विसेज इज़ इन मुंबई, द टैक्स वुड एक्यूमुलेट टू महाराष्ट्र। तो जो टैक्स पेयर होगा, उन सेवाओं का जो टैक्स, उन सेवाओं को लेने के बाद जो भी कोई आदमी होगा जो उस टैक्स को पे करेगा वो कहाँ पर है, मुंबई में है। लेकिन जितना भी
टैक्स है वो कहाँ पर जमा होगा? महाराष्ट्र में जमा होगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स सिटीजन्स ग्रेवेंस रिड्रेसल। ये लास्ट हेडिंग है आपके चैप्टर का। तो इसमें ग्रेवाइंस का क्या मतलब है? शिकायत। रिड्रेसल का क्या मतलब है? ठीक करना। तो ग्रेवाइंस रिड्रेसल का क्या मतलब है? शिकायतों का सुधार करना। रोनित्स हाउस इज़ लोकेटेड ऑन द मेन रोड। जो रोनित का हाउस है वो कहाँ पर बसा हुआ है? मेन रोड पर बसा हुआ है। अर्लियर देयर वॉज नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड। पहले उसके घर के पास जो सड़क रहती थी, जो रोड रहती थी, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता था। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ बिल्ट मोर रोड्स एंड ट्रैफिक क्रॉसिंग नियर बाई। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, उसने बहुत सारी क्या बना दी? सड़कें बना दी और ट्रैफिक क्रॉसिंग बना दी उसके घर के पास। एज ए रिज़ल्ट रोनित एंड हिज नेबर्स आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड बाई द लाउड हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स। और इसी वजह से जो रोनित है और उसके जो पड़ोसी हैं वो लगातार डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान रहते थे बाई लाउड हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स। जो वाहनों के द्वारा शोर मचाया जाता था या उनके द्वारा जितनी भी आवाज़ें आती थीं, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आती थीं, उन सब से वो क्या रहते थे? लगातार डिस्टर्ब रहते थे, परेशान रहते थे। ट्रैफिक जैम्स एंड एयर पॉल्यूशन, और इसी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी रहता था और एयर पॉल्यूशन भी रहता था। अब जो रोनित हैं और जो उसके नेबर हैं, उन्होंने एक याचिका दायर करी, उन्होंने एक पेटिशन लिखा टू द वार्ड काउंसलर। अब ये जो याचिका दायर की गई, ये किसको करी गई? वार्ड काउंसलर को। द वार्ड काउंसलर डिस्कसेस द इशू इन द वार्ड मेंबर्स। जो वार्ड काउंसलर है उसने इस विवाद को किनके साथ में डिस्कस किया? वार्ड मेंबर्स के साथ में, इन अ मीटिंग में। एंड सीक्स द ओपिनियन, और उसने अपनी राय दी उस मीटिंग के अंदर। एंड एडवाइस ऑफ द ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ दैट एरिया। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो था उस एरिया का, उस क्षेत्र का, उसने क्या दी? एक सलाह दी। तो एक वर्ड आया था स्टूडेंट्स, लॉज। लॉज का क्या मतलब है? दर्ज करना। The ward councillor then decide to present the matter before the municipal commissioner। जो वार्ड काउंसलर था उसने फिर ये डिसाइड किया टू प्रेजेंट द मैटर, कि वो उस मैटर को क्या कर सके? उपस्थित कर सके बिफोर द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर के आगे। द म्युनिसिपल कमिश्नर इश्यूज ऑर्डर्स टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर इन दैट एरिया। अब जो म्युनिसिपल कमिश्नर था उसने क्या करा? ऑर्डर दिया, इस मुद्दे पर एक ऑर्डर दिया टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो इंजीनियरिंग विभाग है उसको ये ऑर्डर दिया म्युनिसिपल कमिश्नर ने कि वो क्या करें? एक फ्लाईओवर का निर्माण करें उस एरिया में, उस क्षेत्र में। However, the engineering department is hard pressed with work। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो काम से क्या रहता है? दबा हुआ रहता है। इसीलिए जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसने क्या बताया? उसने उस विभाग को बताया टू सब कॉन्ट्रैक्ट, कि वो क्या करे कि इस मैटर में जो फ्लाईओवर का निर्माण करना है उसको ठेके पर ले ले।
टू सब कॉन्ट्रैक्ट द वर्क टू अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, कि वो क्या करे कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये सारा काम समझा दे, बता दे, और जो निजी ठेकेदार होते हैं उनको उनके ऊपर थोप दे, ऐसा म्युनिसिपल कमिश्नर ने बोला। द डिपार्टमेंट टेक्स आउट अ टेंडर एंड चूजेस द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क। जो डिपार्टमेंट था, जो विभाग था, उसने क्या करा, उस फ्लाईओवर का ठेका निकाल लिया था एंड चूजेस द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क, और उन्होंने क्या करा, जो बढ़िया से बढ़िया जो ठेकेदार था उस काम के लिए चुना। इट टेक्स 6 months टू बिल्ड द फ्लाईओवर, और जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की जो फ्लाईओवर है उसको बनने में कितने महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। टुडे द ट्रैफिक ऑन द रोड इज़ वेल अंडर कंट्रोल। आज के समय में जो ट्रैफिक है रोड के ऊपर वो पूरी तरीके से नियंत्रण में रहता है। एंड रोनित एंड हिज नेबर्स लिव हैप्पीली, और जो रोनित है और जो उसके पड़ोसी हैं अब वो बहुत खुशी खुशी के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। तो जो सब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको सब कॉन्ट्रैक्ट और क्लियर करना चाहूँगा एट द लास्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अरेंज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टेड वर्क टू बी डन बाय अदर्स, कि क्या करना, व्यवस्था बनाना, जो भी ठेके पे काम दिया गया है दूसरों के द्वारा उसकी एक व्यवस्था बनाना, और उसके लिए जितने भी वर्कर्स हैं उनको, वर्कर्स में कौन आएगा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, उनको अरेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।